हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे आई टी फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आपकी 27 आपकी क्लास टोटल हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट की दे रखा है, वहां से आप जाकर उन क्लास को वॉच कर सकते हैं। अच्छे से हमने सारे क्वेश्चन को डिटेल में बताया है। तो आज की जो हमारा मेटल चैप्टर चल रहा था, उसके आगे हम आज डिस्कस करेंगे अलौह धातुएं, कॉपर, टिन, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम से संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो आपको क्वेश्चन का जो राइट आंसर लगे उसे आपको कमेंट करके बताना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज के क्वेश्चन का। आज हमारे इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, अलौह धातुओं के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन है आपके सामने, इनमें लोहे के कण नहीं पाए जाते हैं, इनमें चुंबक अपनी ओर खींचता है, नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये काले और ग्रे रंग की होती हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि अलौह धातुओं के संबंध में, मतलब कि नॉन फेरस मेटल है ना, नॉन फेरस मेटल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ने फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें लोहे के कण नहीं पाए जाते हैं। तो बिल्कुल ये कथन हमारा क्या है, मतलब कि अलौह, अगर हम नॉन फेरस के बारे में बात करें तो उसमें हमारे लोहे के कण नहीं पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। इन इसमें चुंबक अपनी ओर नहीं खींचता है, बिल्कुल सही है। इनमें चुंबक अपनी ओर नहीं खींचता, क्योंकि जहाँ पर भी आयरन नहीं होगा, आयरन के कण नहीं होंगे, तो उसमें मैग्नेटिक का गुण नहीं होगा। सेकंड है, यहाँ पे नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल इसमें कोई नमी का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये काले और ग्रे रंग की होती हैं, तो ये हमारा सही कथन नहीं है। क्योंकि अलौह धातुएं आपको पता है हमारी क्या होती हैं, लेड होता है, जिंक, लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर, तो ये अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं, अलग अलग इनके रंग होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यह काले और ग्रे रंग में होती है। तो ये हमारे केवल फेरस मेटल में होता है। फेरस मेटल जो होते हैं हमारे, मतलब कि लौह धातु जो होते हैं वो हमारे होते हैं काले और ग्रे रंग में पाए जाते हैं, जबकि नॉन फेरस मेटल अलग अलग रंगों में पाए जाते हैं। इसलिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही है। ठीक है, मतलब ये कथन हमारा इससे सही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से अलौह धातुओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो फिर कौन सा कथन सही है ये पूछा है ना। तो ये अलग अलग कई रंगों में मिलती है, तो ये बिल्कुल हमारा कथन बिल्कुल, ये तो सही बात है। दूसरा है, ग्राइंडिंग करने पर चिंगारी नहीं निकलती। तो ये क्वेश्चन आया था कि निम्न, हम जब आप पीछे वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने क्वेश्चन कराया था कि निम्न धातु में से किस मेटल की ग्राइंडिंग करने पर चिंगारी नहीं निकलती। तो वहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या था, लेड था, याद है ना, लेड था। तो वहाँ पे हमने लेड आंसर लगाया था कि लेड की जब हम ग्राइंडिंग करें तो उससे चिंगारी नहीं निकलती, क्योंकि लेड हमारा क्या था, नॉन फेरस मेटल था उस ऑप्शन में। बाकी जो ऑप्शन, तीन ऑप्शन थे, वो हमारे फेरस मेटल थे। तो कहने का मतलब जो भी हमारे फेरस मेटल है, अगर हम उनकी ग्राइंडिंग करेंगे तो उससे हमारी चिंगारी निकलेगी, लेकिन नॉन फेरस मेटल की अगर हम ग्राइंडिंग करेंगे तो उसमें हमारी चिंगारी नहीं निकलेगी। तो ये भी हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो भी हमारा सही है ना। ती ग्राइंडिंग करने पर चिंगारी निकलती, ये कथन, मतलब ये लाइन हमारी सही है, नहीं निकलती है ना। इनका गलनांक अधिक होता है, तो नॉन फेरस मेटल जो होते हैं उनका गलनांक हमारा कम होता है। जैसे लेड है, टिन है, और ये क्या है, इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं कम होते हैं। अगर हम फेरस मेटल की बात करें तो उनके मेल्टिंग पॉइंट अधिक होते हैं। जैसे हमारा रॉट आयरन है, तो क्या हमारा फेरस मेटल, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 1600 होता है ना। कास्ट आयरन। तीसरा, यहाँ पे ठंडी हालत में भंगुर होती है, तो ये भी हमारा कथन गलत है। हमारी ठंडी हालत में भंगुर नहीं होती हैं, ठीक है, वो हमारे फेरस मेटल होती है, फेरस मेटल में गुण होता है। ठीक है, और ये भी हमारा फेरस मेटल का गुण है, ये भी हमारा फेरस मेटल का गुण है। तो ये हमारा कौन सा गुण, ये नॉन फेरस मेटल का गुण है, कई रंगों में मिलती है। तो राइट आंसर है हमारा 2 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, निम्न में से अलौह धातुओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है। मतलब अब पूछा जा रहा है क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट में पूछा गया तो उसी टाइप से इसमें भी पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा, मतलब कि नॉन फेरस मेटल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो हम देख लेते हैं कौन सा कथन सही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताएं। तो कोरोजन से रेजिस्टेंस, कोरोजन से रेजिस्टेंट पहला ऑप्शन है, तो ये भी हमारा कथन क्या है, सही है। शार्पनेस और कोल्ड वर्किंग के लिए आसान, ये भी हमारा कथन क्या है, सही है।
फेरस धातुओं की अपेक्षा कम गलनांक। तो फेरस धातुओं की अपेक्षा क्या होते हैं, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं इनके कम कम होते हैं ना, तो बिल्कुल सही है। फेरस धातुओं की अपेक्षा अधिक गलनांक, तो इनका जो गलनांक होता है नॉन फेरस मेटल का, वो फेरस धातुओं की अपेक्षा अधिक गलनांक होता नहीं होता। तो ये कथन क्या है हमारा, गलत है ना। और सॉफ्टनेस और कोल्ड वर्किंग के लिए आसान, तो बिल्कुल है, सॉफ्टनेस और कोल्ड वर्किंग के लिए हम अलौह धातुओं का प्रयोग करते हैं, है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डी आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन गलत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, कौन सा कथन अलौह धातुओं के संबंध में सही है। अच्छे से समझना है, निम्न से कौन सा कथन अलौह धातुओं के संबंध में सही है। तो हम देखते हैं कौन सा कथन पहले मतलब गलत है, कौन सा कथन गलत हो सकता है, ये हम देख लेते हैं। तो पहले इसमें लेकिन का और खा दोनों दिया है और का खा में से कोई एक ये दिए। चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। फ्यूजिबिलिटी और कास्टिंग के लिए आसान, कौन सा अलौह धातुओं के लिए संबंध में सही है, ये पूछा जा रहा है। फिजिबिलिटी और कास्टिंग के लिए आसान, मेलेबिलिटी एवं डक्टिलिटी का गुण अधिक, और उपरोक्त खाओ खा में दोनों। मतलब कि हमारा राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 4 का सी हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा, फिजिबिलिटी और कास्टिंग के लिए आसान, तो क्योंकि देखिए हमारे जो नॉन फेरस मेटल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, मतलब कि सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं, इस वजह से इसमें हमारी कास्टिंग आसानी होती है और फिजिबिलिटी भी, मतलब कि गलनीता। हम और यहाँ पे क्या है, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी का गुण, मतलब मेलेबिलिटी का मतलब किसी चादर को किसी सीट को हैमर के द्वारा चादर के रूप में परिवर्तित करना ही, या रोलिंग मेथड द्वारा चादर में परिवर्तित कर देना मेलेबिलिटी कहलाता है ना। डक्टिलिटी का गुण किसी तार को मतलब कि बढ़ा के उसको मतलब तार के रूप में बनाना ही, किसी भी मेटल को तार के रूप में बनाना क्या कहलाता है, डक्टिलिटी का गुण कहलाता है। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी गुण जैसा हमने बताया था क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी का गुण किस में होता है, तो प्लेटिनम में होता है। अगर सबसे ज़्यादा मेलेबिलिटी का गुण पूछता है तो गोल्ड में होता है ना, ये चीज़ें याद रखनी है। तो दोनों हमारे यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएंगे, राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर कमेंट करके बताना है। क्या पूछा जा रहा है, कॉपर पाइराइट अयस्क से प्राप्त होता है। बिल्कुल है, जो हमारा कॉपर होता है जिसका गलनांक होता है 1083, ठीक है। ये पूछा जा रहा है कि जो कॉपर है वो किस अयस्क से प्राप्त होता है, तो मतलब किससे प्राप्त होता है, ये तो दिया है कि हम कॉपर पाइराइट से हमारा कॉपर प्राप्त किया जाता है, इसका गलनांक होता है, ठीक है। इसका गलनांक हमने जैसे अभी बता दिया 1083 हमारा कितना होता है, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर हम लेड की बात करें, लेड का हमारा मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, लेड का हमारा मेल्टिंग पॉइंट 327 होता है। जिंक की बात करें, जिंक का हमारा मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट हमारा 420 होता है, और टिन का मेल्टिंग पॉइंट 230 होता है, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट 648 होता है। ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड सीसा, जो लेड है हमारा किस अयस्क से प्राप्त किया जाता है, तो यहाँ पे याद रहना चाहिए लेड है हमारा गैलेना अयस्क से प्राप्त किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और भी अयस्क है लेकिन इंपॉर्टेंट है जो हमारा गैलेना अयस्क से हमारा लेड प्राप्त किया जाता है। लेड को जैसे हिंदी में बोलेंगे सीसा, ठीक है। अगर ये पूछे लेड का प्रयोग कहाँ किया जाता है ना, तो ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो लेड का प्रयोग हम जो बैटरी सेल, बंदूक की गोलियां, पाइप, ट्यूब, चादर, पेंट वगैरह में इसको बनाने, एक वो आता है आगे क्वेश्चन आएगा उसमें हम आपको बताएंगे, जहाँ पर मतलब कि कोरोजन वाला, जिसे तेजाब वगैरह रखने होते हैं, टैंक जो बनाने होते हैं वो किसके बनाते हैं, वो हम लेड के बनाते हैं, तेजाब के टैंक, है ना। तो इसे एग्जाम में इससे रिलेटेड तेजाब टैंक वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसलिए हमने यहाँ पे आपको बताया। तो लेड का हमारा मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, आपने बता दिया वो कमेंट में, लेड का हमारा मेल्टिंग पॉइंट 327 होता है। तो 5 का राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 6 का राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा रहा, निम्न धातुओं में से तेजाब के टैंक व पाइप बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया था। तो देखिए अभी हमने बताया था कि कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं जिसके तेजाब के टैंक व पाइप बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। बताइए फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताना है। देखिए अभी हमने बताया था, अगर आपने सुना होगा तो जरूर इसका राइट आंसर आप बता पाएंगे। तो अभी हमने बताया था कि जो तेजाब के टैंक हैं वो हम मुख्यतः लेड के बनाते हैं, ठीक है। किस मेटल के बनाते हैं, लेड का बनाते हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। लेड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 327 होता है, याद रखिएगा। एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 648 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से ब्रास मतलब पीतल, इसका कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, ये याद रखना है। और 60-40 सामान्यतः इसका रेशियो होता है। कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट 1083 होता है। कॉपर किससे प्राप्त किया जाता है, कॉपर पाइराइट से प्राप्त किया जाता है ना। ये चीज़ें आपको याद रखना है। कॉपर का अगर यूज पूछता है कि कॉपर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो कॉपर का प्रयोग हम जैसे
स्टीम पाइप जानते हैं ना, स्टीम पाइप, बिजली के तार, ट्यूब, चादर, प्लेट, मुख्यतः इसी में किया करते हैं, ठीक है। तो और जैसे हम कॉपर का प्रयोग अलॉय मेटल बनाने के लिए, जैसा कि कॉपर को अगर हम जिंक से मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा ब्रॉस बन जाएगा, पीतल बन जाएगा। तो पीतल को बनाने के लिए भी हम कॉपर का प्रयोग करते हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी। एल्यूमिनियम से रिलेटेड बता दें, एल्यूमिनियम का प्रयोग कहाँ करते हैं। एल्यूमिनियम का प्रयोग हम जो हवाई जहाज़ के पार्ट होते हैं उसमें हवाई जहाज़ के पार्ट बनाने में हम एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं। घरेलू बर्तन हैं उनमें भी हम एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं, है ना। कुकर वगैरह जो हिंडोलियम के आते हैं, आपने सुना होगा, जिसमें बहुत ही एल्यूमिनियम, उसमें एल्यूमिनियम की प्रतिशत मात्रा बहुत होती है हिंडोलियम में, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन और हम आगे डिस्कस करेंगे, पूरा एल्यूमिनियम के डिटेल में हम लोग एक चैप्टर वाइज जब क्लास आपकी चलेगी ना, उसमें हम आपको डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एमसीक्यू क्लास है, थोड़ा सा एमसीक्यू के हिसाब से आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा जा रहा है, अलौह धातु में से सबसे अधिक गलनांक किसका होता है। तो ऑप्शन है कॉपर है, जिंक है, टिन है, लेड है। तो सबसे अधिक गलनांक किसका होता है, कैसे पता करेंगे, सबका मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। टिन का मेल्टिंग पॉइंट 230 होता है ना। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा 1 सेकेंड, हाँ, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 420 होता है। लेड का कितना होता है, 327 होता है। तो इसी प्रकार से कॉपर का कितना होता है, कॉपर का हमारा 1083। तो सबसे अधिक मेल्टिंग पॉइंट किसका हो जाएगा, हमारा कॉपर का हो जाएगा ना। राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है, निम्न में कौन सी वह धातु है जिसका प्रयोग विद्युत टेलीफोन के अंडरग्राउंड केबल और कोरोजन से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है निकेल, कॉपर, लेड, क्रोमियम। बताए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर का 9 का। तो विद्युत व टेलीफोन के अंडरग्राउंड केबल को कोरोजन से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लेड का प्रयोग करते हैं। तो लेड से 2 क्वेश्चन हमने जाने, क्या पहला क्वेश्चन हमने जाना कि जो तेजाब के टैंक होते हैं उसको हम बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लेड का प्रयोग करते हैं। क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें हमारा लेड में हमारा तेजाब का और पानी का असर नहीं होता है, असर नहीं पड़ता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वजह से हम लेड का प्रयोग, दूसरा हमारा है लेड का प्रयोग कहाँ करते हैं, विद्युत के टेलीफोन के अंडरग्राउंड केबल को कोरोजन से बचाने के लिए, मतलब जंग से बचाने के लिए हम लेड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम कॉपर के बारे में जान लें तो कॉपर का हमारा मेल्टिंग पॉइंट 283 होता है। यहाँ पे क्रोमियम के बारे में जान लें तो इसका भी इसका हमारा मेल्टिंग पॉइंट आप कमेंट करके बताएं, क्रोमियम का हमारा मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 1380 होता है, ठीक है। क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट 1380 होता है। अगर आपसे पूछा जाए सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, ठीक है, सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट 1414। तो ये वो मेल्टिंग पॉइंट है जो आपको सिलिकॉन का शायद बुक में ना मिली, नोट कर लीजिएगा, सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट 1414। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है, टिन कैसीटेराइट एस्क से प्राप्त होती है, इसका गलनांक कितना होता है। तो टिन जो होता है हमारा किस एस्क से प्राप्त किया जाता है, कैसीटेराइट से प्रयोग एस्क से प्राप्त किया जाता है। अब टिन का प्रयोग कहाँ करते हैं ये भी हमें पता हो जाए। तो टिन का प्रयोग हम आयरन की टिनिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। आयरन सीड की टिनिंग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टिन का प्रयोग करते हैं ना। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है कि टिन का प्रयोग हम सोल्डर बनाने के लिए भी करते हैं। जैसे सोल्डर में हमारा क्या होता है, लेड और टिन होता है ना, ये है टिन। तो और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारा टिन का रंग कैसा होता है, कलर कैसा होता है। जैसा हमारा चांदी का रंग होता है सिल्वर का, तो वैसे ही हमारा इसका रंग होता है लगभग सिल्वरी वाइट हमारा, ठीक है। चांदी के समान इसका हमारा टिन का रंग होता है, कलर होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो टिन है इसमें हमारा जंग नहीं लगता है, ठीक है। अगर टिन से भी हमारी कोई चीज़ बनी हुई है तो इसमें भी हमारा जंग नहीं लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है टिन का हमारा मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो हम कैसे जानेंगे, एल्यूमिनियम का कितना होता है 648, 230 हमारा कितना होता है, किसका होता है, टिन का होता है, ठीक है बिल्कुल। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। 327 किसका, लेड का होता है। 1083 हमारा कॉपर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक भारी धातु कौन सी होती है। तो सबसे अधिक भारी धातु मतलब एक और हमको पॉइंट मिला, सबसे अधिक भारी धातु पहले आप राइट आंसर बताएं, टिन, लेड, ढंडवल हुआ, पीटवल हुआ। तो जो सबसे भारी धातु होती है हमारी वो लेड होती है। लेड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, लेड का मेल्टिंग पॉइंट हमारा 327 होता है। और लेड से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताए कि एक क्वेश्चन है कि इससे हम तेजाब के टैंक बनाते हैं, दूसरा पॉइंट हमने बताया इसका प्रयोग जो हमारे केबल है अंडरग्राउंड केबल लगाए जाते हैं उसमें कोरोजन से, जंग से बचाने के लिए हम वहाँ पे लेड का प्रयोग करते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है नॉन फेरस धातु में सबसे
कम गलनांक किसका होता है? लेड, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम। बताएं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 का। तो सबसे कम गलनांक किसका होता है? तो यहाँ पे हम चलिए मेल्टिंग पॉइंट देख लेते हैं। लेड का कितना होता है? 327 होता है ना, 327 होता है लेड का। टिन का होता है 230 होता है, जिंक का होता है 420 होता है, और इसी प्रकार से एल्यूमिनियम का होता है 648। सबसे कम पूछा गया है ना, तो सबसे कम किसका होता है? कम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा टिन का मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे अधिक अगर पूछता तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का होता है। एल्यूमिनियम क्योंकि हमारा यहाँ पे 648 है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट एक्स से प्राप्त किया था। बिल्कुल, एल्यूमिनियम किस एक्स से प्राप्त करते हैं? बॉक्साइट एक्स से प्राप्त करते हैं। एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे पूछा जा रहा है, लेकिन एल्यूमिनियम के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। एल्यूमिनियम क्या है, इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, किस फर्नेस से प्राप्त करते हैं? तो एल्यूमिनियम को हम इलेक्ट्रिक फर्नेस से प्राप्त करते हैं। ठीक, किस फर्नेस से प्राप्त करते हैं? इलेक्ट्रिक फर्नेस में हम इसको हम प्राप्त करते हैं। और ऐसे नहीं कि बॉक्साइट एक्स से प्राप्त कर लिए, इसको हम इलेक्ट्रिक फर्नेस विधि द्वारा से एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं, शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। और इसका अगर हम रंग की बात करें, इसका रंग हमारा ब्लूट वाइस होता है, मतलब कि लगभग जैसे भूरा रंग या मतलब कि सफ़ेद इसका रंग होता है, ब्लूइश वाइट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें हमारा ये जो इसमें डक्टिलिटी का गुण होता है, तभी हमारे एल्यूमिनियम के तार, मतलब बिजली में अगर हम एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं, मतलब कि जो बिजली के तार है वो एल्यूमिनियम के भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें हमारा डक्टिलिटी का गुण होता है। दूसरा पॉइंट है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता था, हवाई जहाज के पार्ट बनाने के लिए अधिकतम किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो हवाई जहाज के पार्ट जो हमारे बनाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हमारे एल्यूमिनियम की प्रयोग की जाती है, क्योंकि एक एल्यूमिनियम हमारी थोड़ी सी हल्की धातु भी होती है ना, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 648। राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हवाई जहाज निर्माण में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली कौन सी धातु है? तो अभी क्वेश्चन हमने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताएं। तो हवाई जहाज निर्माण में सबसे अधिक जो हमारी प्रयोग की जाती है, कौन सी धातु प्रयोग करते हैं? एल्यूमिनियम प्रयोग करते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? प्लेटिनम का गलनांक होता है, तो प्लेटिनम का गलनांक कितना होता है? 963 होता है। ठीक है, अगर हम प्लेटिनम के बारे में बात करें तो प्लेटिनम में हमारा जो मुख्य गुण होता है वो हमारा इसमें डक्टिलिटी का गुण होता है ना। तो ये पूछा जाता है कि डक्टिलिटी का गुण सबसे अधिक किस में होता है, किस धातु में होता है? तो वो प्लेटिनम में होता है। ठीक है, और अगर पूछे मेलेबिलिटी का गुण सबसे अधिक किस में होता है? तो सोने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक का गलनांक किस में होता है? जिंक का गलनांक मतलब कितना होता है? तो जिंक का गलनांक हमारा 420 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। 648 किसका? एल्यूमिनियम का। 1083 किसका? कॉपर का। 230 किसका? टिन का, है ना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का मुख्य रासायनिक गुण है, तो एल्यूमिनियम का प्रयोग कहाँ करते हैं? एल्यूमिनियम के बारे में जैसा कि अभी हमने थोड़ा सा बताया था कि एल्यूमिनियम का रंग हमारा कैसा होता है? एल्यूमिनियम का हमारा रंग ब्लूइश वाइट होता है। इसका इसमें जो हमारा डक्टिलिटी और थोड़ा सा मेलेबिलिटी का थोड़ा सा गुण होता है। ठीक है, इस वजह से इसका हम प्रयोग हवाई जहाज के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं, बिजली के तार वगैरह बनाने में इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें डक्टिलिटी का गुण होता है ना। इसको किस एस के प्राप्त करते हैं? तो हम बॉक्साइट एस के प्राप्त करते हैं। तो इस वजह से, और यहाँ पे हमने बताया कि जैसे डक्टिलिटी है, मेलेबिलिटी है, सॉफ्ट है, तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे ना ही हमारा टफनेस होगा, ना ही ब्रिटलनेस होगा, ना ही हार्डनेस होगा। राइट आंसर यहाँ पे हमारा सॉफ्टनेस होगा। राइट आंसर क्या है यहाँ पे? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि फ्रेंड्स जो एल्यूमिनियम होता है, हिंडोलियम एक वर्ड आता है कि हिंडोलियम में सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? हिंडोलियम में सबसे ज़्यादा हमारी एल्यूमिनियम पाई जाती है। 95% हमारी हिंडोलियम में 95% हमारी एल्यूमिनियम पाई जाती है। हिंडोलियम के आपने सुना होगा कुकर आते हैं ना, कुकर आते हैं जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, तो उसमें सबसे महंगे भी आते हैं, और लेकिन अच्छी क्वालिटी की वजह से, और उसमें हमारा एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा होता है, 95% होता है एल्यूमिनियम। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा जा रहा है? निम्न में से जिंक अलाय के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है जिंक एलाय के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है। जिंक एलाय द्वारा पानी के कोरोजन को रोका जाता है। तो जिंक एलाय के द्वारा मतलब कि यहाँ पे कोरोजन को रोका जाता है, बिल्कुल सही है। तो जिंक एलाय द्वारा हम जो पानी के द्वारा हम पानी के कोरोजन को रोका जाता है, ठीक है। और सेकेंड ऑप्शन है जिंक एलाय पर जलवायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये भी हमारा कथन क्या है? सही है, लेकिन पूछा क्या है? कथन गलत। हमें कथन गलत ढूंढना है ना। तो जिंक एलाय पर हमारा जलवायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। सेकंड सी ऑप्शन क्या है हमारा? जिंक का प्रयोग आयरन के वर्कपीसों पर कोटिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। बिल्कुल करते हैं, जैसे हमने बताया
कि पाइपों पर हम जो हम कोटिंग करते हैं, जिसे हम बोलते हैं लोहे के पाइपों पर कोटिंग करना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजिंग क्रिया बोलते हैं। क्वेश्चन आता है कि गैल्वेनाइजिंग क्रिया के लिए हम किस मेटल का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हम जिंक मेटल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो जिंक एलॉय कोल्ड वर्किंग के लिए आसान नहीं है। तो जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बताया था कि जो हमारे नॉन फेरस मेटल होते हैं वह हमारे कोल्ड वर्किंग के लिए आसान होते हैं, हमने बताया था ना। तो हमारे जिंक क्या है, जिंक हमारा नॉन फेरस मेटल है, तो ये हमारे आसान नहीं इसमें दे रहा है। तो कौन सा कथन गलत, ये हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा कथन गलत है, तो ये हमारा कथन क्या है, गलत है, क्योंकि जिंक एलॉय कोल्ड वर्किंग के लिए आसान होता है ना। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है हेंडोलियम और ड्यूरेलियम में एलॉय में 95% क्या होता है। तो अभी हमने बताया था, बताए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, जिंक। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है। तो हेंडोलियम में सबसे ज़्यादा हेंडोलियम और ड्यूरेलियम में एलॉय में हमारा सबसे ज़्यादा हमारा एल्यूमिनियम होता है, जिसकी मात्रा होती है 95%। राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है निम्न में से टिन का विशिष्टीकरण क्या है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। अगर आपको क्वेश्चन डाउट लगता है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप कहीं पर भी इस क्वेश्चन को पूछिए। निम्न में से टिन का विशिष्टीकरण क्या है। टिन एक कोरोजन रेजिस्टेंस धातु है। टिन उच्च तापमान सहन कर सकता है। टिन विद्युत का अच्छा सुचालक है। टिन सोल्डर का एक मुख्य मिश्रण तत्व। इसमें आपके हो सकता है 2 आंसर है, एक आप आंसर इसका बताएं। देखिए ये तो होगा नहीं, टिन उच्च तापमान सहन कर सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि टिन का जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है सबसे कम होता है, 230 होता है। टिन विद्युत का अच्छा सुचालक, बिल्कुल नहीं है। टिन सोल्डर का एक मुख्य मिश्रण तत्व है, एक आप ये राइट आंसर आपको लग रहा होगा। और टिन एक कोरोजन रेजिस्टेंट धातु है, ये आपको लग रहा होगा। कोरोजन रेजिस्टेंट मतलब क्या है, ये इसमें जंग विरोधी है, मतलब इसमें जंग हमारा नहीं लगता है, यह है। और दूसरा यहाँ पे चौथा आपको लग रहा होगा कि टिन सोल्डर का एक मुख्य मिश्रण, जो हमारा सोल्डर होता है उसका हमारा मुख्य मिश्रण जो होता है टिन का होता है, क्योंकि सोल्डर में हमारे क्या पाए जाते हैं, लेड और टिन पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा सोल्डर में जो हमारा किसकी मात्रा होती है, टिन की मात्रा। टिन की हमारा 63% हमारा सोल्डर में टिन होता है, और लेड हमारा 37% सोल्डर में हमारा पाया जाता है, मुख्यतः सामान्यतः। ठीक है, तो ये आपको हमने बताया। तो अब यहाँ पे आपको डी भी लग रहा होगा, ये भी लग, लेकिन यहाँ पे राइट आंसर जो हमारा है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है टिन का विशिष्टीकरण क्या है, मतलब कि टिन का जो मुख्य गुण क्या है। तो टिन का मुख्य गुण ये है कि इसमें हमारा जंग नहीं लगता है, ये कोरोजन रेजिस्टेंट धातु है। तो सोल्डर तो बाद की बात है ना, सोल्डर तो बाद में हमारा बनेगा, सोल्डर तब बनेगा जब हम उसमें टिन और लेड मिलाएंगे, तब हमारा बनेगा ना। राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्न में क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से ब्रास किस धातु का एलॉय है। तो ब्रास हमारा किस धातु का एलॉय है, तो ब्रास हमारा कॉपर और जिंक का एलॉय होता है। देखते हैं ऑप्शन कहाँ मिल जाता है, ये ऑप्शन है ब्रास हमारा कॉपर और जिंक का एलॉय होता है। अगर यहाँ पे ब्रॉन्ज पूछता तो ब्रॉन्ज मतलब कांसा, कांसा मतलब कांसा किसका मिश्रण होता है, कॉपर और टिन का होता है। तो ब्रॉन्ज पूछे या कांसा पूछे, उसका मिश्रण हमारा कॉपर और टिन होता है। अगर ब्रॉस पूछे या पीतल पूछे तो उसका मिश्रण हमारा कॉपर और जिंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी धातु कोरोजन रेजिस्टेंस नहीं है। तो बताइए फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी धातु है जिसमें जंग कोरोजन रेजिस्टेंट नहीं, मतलब कि इसका मतलब क्या, कोरोजन रेजिस्टेंट क्या है कि मतलब जंग विरोधी है, लेकिन पूछ रहा जंग विरोधी नहीं है। तो इसमें बताएं, तो टिन हमारा कोरोजन रेजिस्टेंस है, मतलब क्या है, जंग विरोधी है। लेड भी हमारा जंग विरोधी है, कॉपर भी हमारा जंग विरोधी, मतलब क्या है, इसमें जंग हमारे कम लगता है या फिर नहीं, ना के बराबर है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। माइल्ड स्टील मतलब स्टील में हमारा जहाँ पर भी आयरन होगा वहाँ पर हमारा कार्बन जरूर लगेगा। राइट आंसर मतलब कि राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको बताएं, टिन के बारे में तो हमने बताया था, टिन किस एस से प्राप्त करते हैं। तो टिन हम कैसिटेराइट एस से प्राप्त करते हैं। टिन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 230 होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इनको याद रखना है। और इसके बाद टिन का प्रयोग और कहाँ करते हैं, तो टिन का प्रयोग हम आयरन सीट पर टिनिंग करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। और लेड के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना है, लेड हमने 3 पॉइंट आपको बताया। लेड हम नंबर 1 पॉइंट क्या है, लेड का प्रयोग हम
तेजाब के टैंक बनाने के लिए करते हैं। दूसरा है अंडरग्राउंड जो केबल बनाते हैं उसमें जंग को रोकने के लिए हम कोरोजन रेजिस्टेंस के रूप में प्रयोग करते हैं लेड को, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे, तीसरा पॉइंट क्या है कि लेड हमारी क्या है, भारी धातु है। और चौथा पॉइंट अगर हम बताते हैं, लेड का मेल्टिंग पॉइंट 327 होता है, ठीक है। और लेड हम किस एस्क से बनाते हैं ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। लेड हम किस एस्क से प्राप्त करते हैं, लेड हम गैलेना एस्क से प्राप्त करते हैं, ठीक है, राइट आंसर। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 में निम्न धातु का रासायनिक गुण क्या है, फ्यूजिबिलिटी, इलास्टिसिटी और कोरोजन वही दिया है ना, कोरोजन और यहाँ पे डक्टिलिटी। तो राइट आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 23 का। अगर किसी को फ्रेंड्स को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, जिसकी प्राइस यहाँ पे 149 रखी गई है। अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो अमेजन या फ्लिपकार्ट ऑनलाइन के द्वारा आप परचेज कर सकते हैं। बुक की प्राइस 240 से 250 के बीच में है। अगर पीडीएफ प्राइस जो है 149 या कहें कि 150 रुपये है ना। अगर आप व्हाट्सएप में हमें मैसेज करके आप इस पीडीएफ को लेते हैं तो आपको 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें लगभग 135 रुपये में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। पूछा जा रहा था क्वेश्चन नंबर 23 में कि निम्न से किस धातु का रासायनिक गुण क्या है। तो ये क्वेश्चन पीछे भी आया था, जिसमें हमने अच्छे इसको डिस्कस किया था कि हमने बताया था रासायनिक गुण और फिजिकल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, जिसे इंग्लिश में रासायनिक गुण बोलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताएं। रासायनिक गुण क्या है, रासायनिक गुण केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, मतलब कि वो जो हमारे हाथ में नहीं है। जंग लगना उसको तो हम तो नहीं रोक सकते। अगर माइल्ड स्टील है, उसको हमने खुले में बाहर कहीं रख दिया है, कहीं पर भी है, कोई भी अगर लोहे का सामान होता है तो उसमें हमारा जंग लग जाता है ना, उसको हम रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी जहाँ पर भी आयरन की मात्रा होती है उसमें हमारा जंग लग जाता है। और जंग क्या है, हमारा एक रासायनिक गुण है, मतलब जिसको बोलते हैं कोरोजन बोलते हैं। यहाँ पे तो वर्ड गलत लिखा हुआ है। फ्यूजिबिलिटी क्या है, मतलब गलनीयता है। गलनीयता हमारी किसके अंतर्गत आती है, याद रखिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी की मैकेनिकल प्रॉपर्टी। बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हमारा फ्यूजिबिलिटी जो है ये हमारा भौतिक गुण के अंतर्गत आता है कि यांत्रिक गुण के अंतर्गत आता है। तो फ्यूजिबिलिटी जो है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉरी हमारा, हाँ, भौतिक गुण, मतलब कि भौतिक गुण के अंतर्गत क्यों आता है, क्योंकि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होते हैं वो हमारे हाथ में नहीं होता। अगर किसी मेटल का रंग अगर हमारा लाल है तो लाल ही रहेगा। अगर कॉपर का रंग हमारा जिस कलर का है, अगर कॉपर का रंग लाल है तो लाल ही, उसका रंग हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो रंग, भार, ये क्या होते हैं, ये हमारी भौतिक गुण होती है। इसी प्रकार से जो हमारी फिजिबिलिटी है, जो गलनीयता है किसी मेटल का, अगर हमारा जो गलनांक है अगर वो हमारा 1083 है तो वो 1083 और उसका मेल्टिंग पॉइंट हम बदल नहीं सकते। जिसको हम बदल नहीं सकते वो हमारा क्या होता है, भौतिक गुण होता है। और हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है, जिसको हम बदल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। डक्टिलिटी को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। इलास्टिसिटी को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, है ना। आपको पता है कि जैसे हम एग्जाम्पल बताएं, वेनेडियम स्टील का हमने एग्जाम्पल खूब बताया है कि अगर स्टील में हम वेनेडियम मिलाते हैं तो स्टील में क्या हो जाता है, वह स्टील हमारी वेनेडियम स्टील कहलाती है। और उसमें कि कौन सा गुण आ जाता है, झटके सहने का गुण आ जाता है ना। इसी वजह से हम जो स्पैनर है वो हमारे वेनेडियम स्टील के बनाए जाते हैं, क्योंकि वह झटके सहने की क्षमता उसमें आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा है, निम्न से किस धातु का प्रयोग इंजन के पिस्टन बनाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 बताना है। ब्रॉन्ज, YLI, स्टेनलेस स्टील, हाई कार्बन स्टील। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताएं। क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से किस धातु का प्रयोग इंजन के पिस्टन बनाने के लिए किया जाता है। ब्रॉन्ज, YLI, स्टेनलेस स्टील, हाई कार्बन स्टील। क्वेश्चन नंबर 24। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा YLI। यहाँ पे ब्रॉन्ज के बारे में बताते हैं तो ब्रॉन्ज हमारा क्या होता है, कॉपर रूटीन होता है। स्टेनलेस स्टील इसे हम बेजंग स्टील भी बोलते हैं, मतलब इसमें हमारा जंग नहीं लगता। मात्र एक ऐसी स्टील है जिसमें हमारा जंग बिल्कुल नहीं लगता। इसी वजह से इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि स्टेनलेस वह कौन सी, मतलब किस मेटल का प्रयोग या किस स्टील का प्रयोग हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में प्रयोग करते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब जानते हो ना, जहाँ पे मतलब हॉस्पिटल वगैरह में जो सर्जिकल मतलब जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो उसमें
में हम लोग स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जंग बिल्कुल नहीं लगता है, इससे हम इसी वजह से इसको हम बोलते हैं बेजंग स्टील बोलते हैं। और इसका प्रयोग ये भी क्वेश्चन आता है कि स्टेनलेस स्टील का प्रयोग मतलब ये पूछ लेगा कि रासायनिक पदार्थों के लिए, मतलब ठीक है, रासायनिक पदार्थों के लिए हम किस स्टील के टैंक बनाए जाते हैं, तो हम वहाँ पे स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं। अगर तेजाब टैंक पूछता है, तेजाबों के टैंक बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम लेड का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, लेड का प्रयोग कहाँ करते हैं, तेजाब के टैंक बनाने के लिए। रासायनिक पदार्थों के लिए टैंक बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करेंगे, है ना। और घरेलू बर्तन भी हम स्टेनलेस स्टील के बनाए जाते हैं, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और हम पॉइंट बता दें, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है, स्टेनलेस स्टील हमारा निकिल और क्रोमियम का मिश्रण होता है, ठीक है, निकिल और क्रोमियम का मिश्रण होता है। अब इसमें अगर कभी भी परसेंटेज पूछ ले कि स्टेनलेस स्टील में हमारी निकिल कितनी होती है, क्रोमियम कितना होता है, तो जो हमारा नाम से बड़ा है उसमें परसेंटेज ज़्यादा, तो क्रोमियम हमारा नाम से बड़ा है तो 18% क्रोमियम है। देखिए 8-18 तो आपको याद रहता है, लेकिन किसमें कितने प्रतिशत मात्रा वो आप भूल जाते हो। 18% क्या है, क्रोमियम नाम से बड़ा, 18% क्या है, नाम से छोटा, इसलिए क्रोमियम छोटा, निकिल क्या है हमारा छोटा, ठीक है। तो निकिल में हमारी निकिल जो है हमारी स्टेनलेस स्टील में 8% पाई जाती है, और हमारी जो क्रोमियम होती है वो हमारी स्टेनलेस स्टील में 18% होती है, सबसे ज़्यादा होती है ना। ये चीज़ें आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा जा रहा है, व्हाइट मेटल एक एलॉय है, कॉपर टिन लेड एंटीमनी, कॉपर टिन लेड, कॉपर टिन जिंक, कॉपर एल्यूमिनियम जिंक। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताना है। तो व्हाइट मेटल जो होता है, पहली बात तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि व्हाइट मेटल में किसकी प्रधानता होती है, किस धातु की प्रधानता होती है। व्हाइट मेटल में हमारी लेड की प्रधानता होती है। किसकी होती है फ्रेंड्स, लेड की होती है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका आता है दूसरा कि हमारा बेबिट मेटल में किस किस धातु की प्रधानता होती है, बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बेबिट मेटल में हमारी टिन की प्रधानता होती है, ठीक है, टिन की प्रधानता होती है। अब हमारा एक क्वेश्चन आता है कि बेबिट मेटल में हमारा क्या क्या पाया जाता है। यहाँ पे व्हाइट मेटल का पूछा गया है, लेकिन हम मान लेते हैं यहाँ पे बेबिट मेटल का पूछा गया है, तो फिर राइट आंसर यहाँ पे क्या होता, अगर बेबिट मेटल में हमारा पूछा जाता है तो उसमें हमारा बेबिट मेटल में हमारा होता है कॉपर टिन लेड एंटीमनी, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा जाता बेबिट मेटल का, तो बेबिट मेटल में हमारा कॉपर टिन लेड एंटीमनी होता है, ठीक है। याद रखिए, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हमारा बेबिट मेटल में हमारा क्या बहुत पाया जाता है, हमारा उसमें टिन की प्रधानता होती है, उसमें हमारा सॉरी लेड नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्या नहीं पाया जाता है, हमारा उसमें लेड नहीं पाया जाता। तो अगर बेबिट मेटल का पूछता है तो कॉपर और टिन लेड पाया जाता है। यहाँ पर भी देखिए लेड दिया हुआ है, तो लेड यहाँ पर भी नहीं होगा। कॉपर टिन जिंक, ये हम जिंक भी नहीं पाए, मतलब इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है। अगर यहाँ पे ये पूछता कि बेबिट मेटल का केला है, लेकिन यहाँ पे पूछा है व्हाइट मेटल एक केला है, तो व्हाइट मेटल में किसकी प्रधानता होती है, लेड की प्रधानता होती है, जैसे अभी हमने बताया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा, कॉपर टिन लेड एंटीमनी, ठीक है। तो व्हाइट मेटल में किसकी प्रधानता होती है, कॉपर टिन लेड एंटीमनी। अगर यहाँ पे पूछता बेबिट मेटल की किसकी प्रधानता होती है, तो बेबिट मेटल में बस एक अंतर होता है, वहाँ पर हमारा लेड नहीं पाया जाता, ठीक है। अगर बेबिट मेटल का पूछता तो बेबिट मेटल में हमारा कॉपर पाया जाता है, टिन पाया जाता है, और एंटीमनी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो हमारा पाया जाता है, मतलब कि बेबिट मेटल में, वो हमारा टिन पाया जाता है। अगर वाइट मेटल पूछे तो वाइट मेटल में सबसे ज़्यादा हमारा लेड पाया जाता है, सॉरी हाँ, वह वाइट मेटल में सबसे ज़्यादा हमारा लेड पाया जाता है, बेबिट मेटल में टिन पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और हम बताते हैं, वाइट मेटल का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये भी आता है। तो वाइट मेटल का प्रयोग हम बेयरिंग को, मतलब जहाँ पर बेयरिंग है, बेयरिंग का प्रयोग हम, अगर हमें हाई स्पीड और कम प्रेशर में, मतलब कि कम दबाव में अगर हम प्रयोग करना है, तो वहाँ पर हम व्हाइट मेटल का प्रयोग करते हैं। आपको पता होगा सेल बेयरिंग, जब हमने आपको बेयरिंग चैप्टर पढ़ाया था, प्लेलिस्ट में हमने लिंक प्लेलिस्ट बनी हुई है उस चैप्टर का। तो बेयरिंग चैप्टर जब हमने आपको पढ़ाया था, हमने बताया था कि सेल बेयरिंग जो आपकी होती है, उसमें जो अंदर वाला भाग होता है, जो इनर रेस होता है, उसमें हम व्हाइट मेटल और बेबिट मेटल की लाइनिंग करते हैं, लेयर चढ़ाते हैं ना। तो वो हमने बताया था वर्क के आधार पर अलग अलग करते हैं। अगर हम व्हाइट मेटल का प्रयोग करते हैं तो किस लिए, हमें अगर हाई स्पीड में, हमें हाई स्पीड के ऊपर आगे हमें बेयरिंग का प्रयोग करना है, तो वहाँ पर हम व्हाइट मेटल का प्रयोग करेंगे। अगर कम स्पीड पर, मतलब कम स्पीड और अधिक भार में अगर हमें प्रयोग करना है, अधिक लोड पे प्रयोग करना है, तो वहाँ पर हम बेबिट मेटल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें हाई स्पीड कम लोड के लिए प्रयोग करना है, तो हम व्हाइट मेटल का प्रयोग करेंगे, और कम स्पीड
और हाई लोड के लिए अगर प्रयोग करना है तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं बेबिट मेटल का प्रयोग करना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन थोड़ा सा आ जाता है एग्जाम में, जो अक्सर जो गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताना है। स्क्रैपर की रीशार्पनिंग करने के लिए कौन सा शार्पनिंग टूल प्रयोग किया जाता है? ग्राइंडिंग व्हील, होनिंग स्टिक है यहाँ पे, और आयल स्टोन, लैपिस टूल। बताएं, स्क्रैपर की रीशार्पनिंग करने के लिए कौन से शार्पनिंग टूल का प्रयोग किया था? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताएं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की इस क्लास का। तो इस क्वेश्चन को आप राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा पब्लिक कमेंट में। जो आप लाइव चैट कर पा रहे हैं उसमें आपको नहीं करना है, आप बता रहे हैं तो बता दीजिए, लेकिन जब वीडियो अपलोड हो जाए वहाँ पे पब्लिक कमेंट में कर दीजिए। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे उनके कमेंट को हम यहाँ पे लाइक कर देंगे, मतलब कि हार्ट दे देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको राइट आंसर देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू पता हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम कल और कंटिन्यू ऐसे क्लास चलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कल।